पड़ रहा है सेंटर? पास आगरा एकदम पास में लगता है, इसलिए रास्ता। नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं सीमा की बात करूं, मथुरा डिस्ट्रिक्ट हो गया, और भी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट हैं जो लगते हैं। जयपुर के पास में यही लगता है। अच्छा, आप लोगों को तो आइएगा भाई साहब थोड़ा 1 मिनट के, आप लोगों को तो नॉलेज होगा ना कि आपका सर्कल बहुत बड़ा होता है जो लोग तैयारी करते हैं। क्या नज़दीक कहीं पे सेंटर पड़ा है जहाँ आपका ना पड़ा हो? नहीं पड़ता है नजदीक, सभी का इसी में आया है। अगर अधिकतर जो भी रिलेटिव है ना। मथुरा में कोई सेंटर बना आपकी नॉलेज में? हमारे रास्ता में नहीं बना मथुरा। यही नज़दीक है सर हमारे। अच्छा, यही नजदीक पड़ता है भाई ये मेरा सबसे पहले आप लोगों से क्वेश्चन है कि आप लोग थोड़ा सा मेरे को सिलेबस का पैटर्न बताइएगा, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं, लगभग में बताइएगा। क्वेश्चन जैसे मूल विधि का हो गया, ठीक है, मूल विधि का 8 क्वेश्चन आ रहे हैं जो 20 नंबर के हैं, और पॉलिटिकल से 16 क्वेश्चन है जो 40 नंबर से आ रहे हैं, और बाकी पॉलिटिकल मैंने आपसे डिस्कशन नहीं किया। पॉलिटिकल बहुत बड़ा सेक्शन देखने के लिए मिला। वो 40 क्वेश्चन में ही है। मूल विधि पॉलिटिक्स वही उसी के अंदर है वो। नहीं, मैंने जैसे स्टूडेंट से बात किया तो बोल रहे थे कि पॉलिटिकल सेक्शन, जैसे मैथ का सेक्शन हो गया, रीजनिंग का सेक्शन हो गया, जीएस का सेक्शन हो गया, उसमें भी बोल रहे हैं पॉलिटिकल भर भर के डाल रहा है। वो तो सर पॉलिटी के आ रहे हैं, उसमें मैंने ऑलवेज देखा है। किया तो स्टूडेंट बोल रहे थे कि कम से कम 15 क्वेश्चन सर इंडियन को पॉलिटी 10 से 12 क्वेश्चन पॉलिटी के आ रहे हैं, लेकिन मूल विधि के उसमें क्वेश्चन को देखने के नहीं मिल रहे हैं, हम बता रहे हैं उसके अंदर। और मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, और रीजनिंग भी अगर मैथ में ज़्यादा टाइम ले लिया तो रीजनिंग हो नहीं पाएगी। और भाई साहब अगर मैं आपसे बात करूं अपनी टाइमिंग मैनेजमेंट को कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे भाई हैं, अभी ये थोड़ी देर में वीडियो आ जाएगा, बहुत सारे भाई देखेंगे भी, तो उनके लिए आप टाइमिंग पंचुअल, क्या पहले वो जीएस को अटेम्प्ट करें, मैथमेटिक्स पहले मैथमेटिक्स को, पहले मैथमेटिक्स करें, उसके बाद रीजनिंग, और भाई आप बताइए अपना राय। पहले मैथ नहीं करना चाहिए, पहले जीएस में थोड़ा अपना फोकस देना। अगर आपको जीएस आती है तो जीएस अटेम्प्ट करें, उसके बाद अगर जीएस आपको नहीं आती तो जीएस को आप स्किप करते रहिएगा। उसके बाद आपकी आएगी हिंदी को आप करिएगा, और उसके बाद फिर आपको मैथ करना है। मैथ आपको आता है तो वही करिएगा, जो नहीं आता वो ना करें। उसके बाद आपको रीजनिंग पर 35 क्वेश्चन को पूरा ही अटेम्प्ट करना होगा, क्योंकि अगर उसमें आपको 2-4 क्वेश्चन जैसे पजल वगैरह नहीं बनते हैं या निष्कर्ष वगैरह नहीं बनते हैं, उनको छोड़ दीजिए। अर्थात आपको 35 क्वेश्चन उसमें बिल्कुल करेक्ट करने हैं। कहाँ से भाई जी आप? सामने से। जैसा कि बड़े भाई ने बताया कि पहले मैथमेटिक्स को अटेम्प्ट करना है आप लोगों को, फिर उसके बाद में भाई से जाने, तो भाई बोल रहे हैं पहले जीएस को निकालो, फिर हिंदी को निकालो, सब जगह। अब भाई साहब आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा जानना चाहिए। दोस्तों मेरा तो रिव्यू यही है कि सबसे पहले जीएस को करना चाहिए। उसमें यदि आपको आता है तो आता है, नहीं है तो नहीं आता है, और सबसे लास्ट में मैथमेटिक्स को देना चाहिए या रीजनिंग को देना चाहिए। और उसमें भी यदि आपको आता है तो आपको पता है कि 120 मिनट ही है ओनली, और उसमें क्या है कि पहले आपको आता है वही कंफर्म करो। इसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई वो नहीं है, तो पूरे करने हैं, कंपलसरी है वो तो है ही। सर आपसे जानना चाहूँगा थोड़ा सा, सबसे पहले कोई स्टूडेंट किस सेक्शन से स्टार्ट कर सकता है अपना? मैं पहले हिंदी करता हूँ जी, उसके बाद फिर जीएस जी, फिर रीजनिंग, लास्ट में मैथ। अगर क्या कारण है, मेरे को 4 स्टूडेंट्स से मैंने अभी बात की तो चारों बोल रहे हैं कि सबसे लास्ट में मैथ को उठाना है, क्यों सर? सर मैथ हार्ड होता है ना, इसलिए बाद में उठाते हैं। अच्छा, टाइमिंग पीरियड भी अच्छा खासा लगता है। सर क्या कारण है मैथ को सबसे लास्ट में? कारण ये है कि मैथ में क्वेश्चन कोई वैसा आ गया जी, अटकाने वाला आ गया, जी, और पहले मैथ पकड़ लिया आपने, तो पहले आपका मूड खराब हो जाएगा जी, यानी मूड खराब हो जाएगा, प्लस फिर जो बचाओ पेपर है कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, डाउन हो जाएगा। इससे अच्छा पहले रीजनिंग इजी होती है, हार्ड नहीं होती। हिंदी भी इजी होती है, जीएस भी जो पता है वो पता, नहीं पता तो नहीं पता, तो पहले होता है निपटा दो पहले अपना। अच्छा सर, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, भाई साहब ने जैसे बोला मैं मैथमेटिक्स को पहले करूंगा, हो सकता है भाई साहब का मैथमेटिक्स जो पोर्शन है काफ़ी अच्छा स्ट्रांग हो, इंटरेस्ट आता हो उनको। अच्छा सर, आप कैसे कैसे पहले रीजनिंग को अटेम्प्ट करते हैं, जीएस को किसको? ब्रदर मेरे ख्याल में पहले हमको मैथ से देखना चाहिए, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन इंटरप्रिटेशन होता है, तो कैलकुलेशन करने के बाद हमको कंफर्म हो जाता है कि ये आंसर हमारा पक्का है। देन उसके बाद हमको देखना चाहिए कि हम जीएस में कितना कंफर्म है, ये हमारे क्वेश्चन ठीक है या हम इनको कंफर्म टिक लगा पा रहे हैं, राइट है या नहीं है। उसके बाद यदि हमको इंग्लिश या वोकल लैंग्वेज, इंग्लिश या हिंदी जो भी आ रही है उसमें से एक को देखना चाहिए। देन उसके बाद हमको रीजनिंग देखना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग और मैथ दोनों ही टाइम कंज्यूमिंग सिलेबस है। भाई जी मैं सबसे एक क्वेश्चन है मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बिगिनर्स के लिए, जो नए बच्चे यूपीएससी का पेपर देंगे आने वाले समय। भाई साहब एक क्वेश्चन ऐसा होता है पेपर में जिसपे 50% डाउट होता है कि 2 ऑप्शन आप लोग एलिमिनेट करते हैं, ये 2 हो सकते नहीं, इन दोनों में से कोई हो सकता है, उसको चूज कैसे करें? आप में से कोई भी अपनी राय दे सकता है भाई जी, कि जैसे 4 ऑप्शन होते हैं एक क्वेश्चन के, उसमें से 2 को तो आपने एलिमिनेट कर दिया, ये 2 तो हो ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं मान लूँ अगर दिल्ली की भारत की राजधानी है, ऑप्शन में आ गया आगरा आ गया, मथुरा आ गया, जयपुर आ गया और दिल्ली आ गया, तो किसी बच्चे को पता है कि जयपुर हो नहीं सकता, आगरा हो नहीं सकता, मथुरा और दिल्ली में से तो ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट कैसे डिसाइड करें? आप लोगों ने अच्छी तैयारी की है 2-2, 3-3 साल अच्छी तरह से, तो थोड़ा भाई आप बताइएगा। ऐसा है उसमें कि जब आपके 50% में ऑप्शन 2 रहते हैं तो उसको पहली बात तो आप स्किप कीजिएगा, उसको मतलब आप ध्यान में रखिएगा मैंने ये स्किप किया है। उसके बाद को आपको ये सोचना है कि इसमें ज़्यादा वरीयता किसको दें, उसी को आप चूज करें। और मेरे हिसाब से तो ये है कि उसको
जबकि माइनस मार्किंग इसमें है नहीं, तो उसको फिर अपने हिसाब से ही लगाना होगा कि उसमें क्या है। और मेरे हिसाब से तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सी ऑप्शन चुनना होगा। भाई साहब स्टूडेंट को इस चीज़ में भी प्रॉब्लम होती है कि एक क्वेश्चन से वो लोग स्किप करके आगे अगर बढ़ जाते हैं, एक क्वेश्चन से स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं तो उस क्वेश्चन को दोबारा ढूंढने में दिक्कत होती है। क्या ये मैं सत्य बोल रहा हूँ भाई जी? जी बिल्कुल, उसमें ढूंढने की सर ये सही बात है। जी, जैसे किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 16 में आ गया, उसने बोला इसको मैं बाद में करूँगा, तो उसके बाद में इसमें ऑनलाइन में मार्क सिस्टम होता है, उसमें मार्क कर दो क्वेश्चन कैसे को। मार्क कर सकते हैं भाई जी उसको? मार्क का ऑप्शन अलग से होता है एक, अच्छा, अलग से होता है, उसमें होता है। तो मतलब उसका क्या अलग से कलर हो जाता है या फिर क्या? एक कागज पर लिख लो, पर्सन मेरा छूट गया, एक कागज पर लिख के, और उसके बाद में लास्ट में पेपर के कुछ मिनट बच जाना, उसके बाद वाला पेट तो उठा के और का उसमें हम मार्क कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि जो हम स्किप करते हैं उसको हम अपनी रफ शीट पे नोट डाउन कर सकते हैं एक साइड में कि हमने ये वाला क्वेश्चन स्किप किया है, इसको हमें बाद में करना है। और सर आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से? सर दिल्ली से यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? दिल्ली से यहाँ का सफ़र कैसा रहा आपको पता ही है, आजकल कोरोना में क्या प्रॉब्लम सर है। दिल्ली के पास में जिला गाजियाबाद लगता है जो उत्तर प्रदेश में आता है, फिर उसके बाद में जैसे जैसे आप अंदर आते जाएंगे उत्तर प्रदेश के तमाम डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। क्या कारण है आपका आगरा में सेंटर पड़ा है? ये तो मथुरा भी पहले ही पड़ जाता है और भी तमाम मुझे डिस्ट्रिक्ट लगता है कि मैंने शायद ये जो एग्ज़ाम जो लास्ट में मतलब लास्ट डेट में फ़िल किया था, तो मुझे ऐसा मैं लगता है कि इसीलिए मेरा सेंटर इतना दूर पड़ा है, क्योंकि मैंने यूपी SSC का एग्ज़ाम दिया था, जी। वो मेरा गाज़ियाबाद में पड़ा था उसका सेंटर। अच्छा, और वो मैंने मतलब जब एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे वो मैंने तभी फिल किया था, तो वो भाई मेरा सारे भाइयों को एक कॉमन क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जो जेनमन किराया वही लिया जा रहा है या फिर स्टूडेंट से अंधाधुंध मांगा जा रहा है? एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जा रहे हैं। यहाँ के ऑटो रिक्शा वाले हैं वो भी साले उल्टे सीधी बातें कर रहे हैं और एक्स्ट्रा चार्जेस मांग रहे हैं। भाई जी ये सत्य है कि एक्स्ट्रा चार्जेस लिया जा हाँ, रहा वो है? तो पता है, लेकिन मैं बाइक से आया हूँ। मेरा तो मतलब मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से आया हूँ, तो मेरी बाइक का सफ़र यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर का है, 105 के लगभग में। तो पता है मुझे, जब एग्ज़ाम होता है तो टेम्पू वाले वैसे भी या फोटो स्टेट वाले वो एक्स्ट्रा रुपये लेते हैं भाई जी ज़्यादा। बता सकते हैं आपको ऑटो थोड़ा ज़्यादा स्टूडेंट मांगते हैं, ऑटो थोड़ा ज़्यादा मांगते हैं। अगर उनको पता चल गया ये स्टूडेंट यूपीएससी के पेपर देने आया तो मुंह मांग लेते 200 दे दो 250 100 रुपये 200 रुपये तो लेते ही हैं, फिर उससे कम 300 रुपये मांगे सर मेरे से यहाँ तक, स्टेशन से यहाँ तक पहुँचाने के लिए 300 रुपये। खर्चे ज़्यादा बढ़ा दिया उन्होंने। एक तो बस वाले के ऊपर तो फालतू ले रहे हैं मेहनताने के पैसे, और यहाँ टम्बो वाले रगड़ रहे हैं अब तो हमें। वही है, यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस तो लिए ही जा रहे हैं। अच्छा, कोई किसी का कोई गार्जियंस आया साथ में, किसी का भी XYZ या किसी के? अच्छा, आप हैं इनके साथ में ना? किसी का कोई फादर आए हो, पिताजी आए, थोड़ा सा उनसे जान लेते हैं लाइफ का स्ट्रगल कैसा रहता है। एक का किराया पूरा बांटना भारी हो रहा है यहाँ, फादर ला के डबल हो जाता। मैं ताजमहल 71 पैसे ला देखने का, लेकिन मेरे बस में पूरे होले भाई। अच्छा, अब मेरा ताजमहल देखने का सपना ही रहेगा। मैं हकीकत बात कर रहा था चैनल पे। अच्छा भाई जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जैसे चलो भाई जी ने जैसा बताया कि भाई जी थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे लाए थे लेकिन चार्जेस में उठ गया उनका। भाई जी मेरे को एक चीज़ बताइएगा, सारे स्टूडेंट हैं आप लोग, अभी UPSI की तैयारी कर रहे हैं, होने वाले दरोगा हैं आप उत्तर प्रदेश के, तो एक चीज़ बताइए, अगर कानून व्यवस्था की अभी फिलहाल में प्रेजेंट की बात करें और आप अगर शासन प्रशासन में आते हैं, हो सकता है सारे भाई सेलेक्ट ना हो, तो में से 2-4 हो जाएं, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक चीज़ बताइए कि शासन प्रशासन में कोई ऐसा कार्य आप करना चाहें जो आपको लगता है कि ये इसमें अभी कार्य करने, इस फील्ड में कार्य करने की ज़रूरत है भाई जी, क्योंकि आप लोग होने वाले समय में हो सकता है। सबसे पहले तो जो मैं फॉर एग्जांपल बता दूं, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहें, प्रशासन के क्षेत्र में कुछ करना चाहें, हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको अवेयरनेस फैलाना चाहें, कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले तो सिक्योरिटी का इशू है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सिक्योरिटी का ही इशू है। तो सबसे पहले मतलब ग्राउंड लेवल से सिक्योरिटी की तरफ मैं मतलब जिस भी उसमें पोस्टिंग होती है किसी की भी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने वहाँ से ग्राउंड लेवल से सिक्योरिटी लेवल को अच्छा करना चाहिए अपने एंड से। भाई जी आप बताइए, कोई भी शिक्षा के क्षेत्र में करना चाहे, किसी भी क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में है, जो छात्र अब जा रहे हैं इनके लिए 2 कांस्टेबल यहाँ होने जरूरी थे। जी जी, यानी कि गाइडेंस करने के लिए। हाँ बिल्कुल सर। और दूसरी बात यह है, फिलहाल योगी जी के यहाँ से बिल्कुल काम सही चल रहा है। रात स्टेशन पर आया में कोई दिक्कत नहीं है, उससे पहले जो है बहुत बुरा हाल था, कोई बैग ठहरा कोई पैर ठहरा, यानी कि अब कोई टेंशन नहीं है हमें। लेकिन थोड़ा किराए का इशू है, वो तो पूरा हो जाएगा, घर जाकर कर लेंगे पूरा। सर आपसे अगर जानना चाहें, थोड़ा सा बताइए, किसी भी टॉपिक पे आप बोलना चाहें, जैसे कि अगर भगवान करे आपको 2021 में अगर सफलता मिलती है तो आप किस फील्ड में थोड़ा मोटा वर्क करना चाहेंगे? फील्ड में वैसे सिपाही हूँ, अभी कांस्टेबल हूँ मैं जी। अच्छा, अभी आप प्रेजेंट में वर्किंग है कहीं पे? कांस्टेबल हूँ कहाँ पे सर? मैं औरैया, मेरी पोस्टिंग है औरैया। आप उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में हैं। सर मैं थोड़ा सा एक चीज़ अगर जानना चाहूँ कि अभी मैंने 2 दिन कल का जब मैं रिव्यू ले रहा था तो मेरे को एक भाई साहब मिले, बोलने लगे आप कहाँ से हो? मैंने बोला सर मैं यूट्यूब से हूँ। तो बोलने लगा क्या मेरी आवाज़ उठा सकते हो? मैंने बोला हाँ बताइएगा क्या टॉपिक है। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि 2016 में UPSI की जो भर्ती चल रही थी, तो
तो उसमें मैंने रिजाइन देके यूपी कांस्टेबल से उसके लिए मैं गया था ट्रेनिंग के लिए। 12 महीने की ट्रेनिंग हुई थी और ट्रेनिंग के बाद में अभी हमारी भर्ती कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है। क्या ये सत्य घटना है? सत्य घटना है ये। अच्छा, फिर उसके बाद में उन्होंने बोला था कि ना ही तो मेरा उधर साइड में हो पाया ना ही मेरा इधर साइड में हुआ है। तो थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या सर कोई स्टूडेंट, कोई एक्स सर्विसमैन है जो यूपी पुलिस में कार्यरत है, तो क्या वो तैयारी के लिए ज़रूरी है उसको परमानेंट रिजाइन देना है? ऐसा होता है कि हमने जो सुना अब तक, जी, अगर आपने परमिशन ली है विभाग से, पहले से परमिशन ले रखी है, तो अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होता है तो हम वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं दोबारा से। क्योंकि ये भाई सारे हो सकता है कि अभी कांस्टेबल में सेलेक्ट हो जाएं, एसआई में कलेक्ट हो जाएं, तो सर आगे बढ़ने की तो कोई लिमिट नहीं होती है, आगे ये कोशिश करेंगे। तो इनके लिए ये क्वेश्चन जानना बहुत जरूरी है, क्या परमानेंट रिजाइन देके ही तैयारी कर सकते हैं या लीव का कोई सिस्टम आपके यहाँ होता है? लीव नहीं मिलती, बट ये है कि आप टाइम निकाल लो ड्यूटी के बाद। जी, वैसे टाइम निकालना है, ड्यूटी करे दिन में पढ़ लो, ये टाइम मिलता है। बाकी रिजाइन का कोई सिस्टम कुछ नहीं होता। परमिशन पहले ले लो आप फॉर्म भरने की, उसके बाद जब आप ट्रेनिंग पे जाओगे तो वहाँ से रिजाइन मंजूर हो जाएगा। अगर बाय चांस ट्रेनिंग के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता है, जैसे इनका नहीं हुआ, तो दोबारा ज्वाइन कर सकते हो। जैसे आपके कप्तान साहब होते हैं, आई थिंक मेरे को जितना नॉलेज है, कप्तान साहब के यहाँ से छुट्टी अप्रूवल होती है आपकी, या फिर और कहीं किसी ऑफिस से होता है सर? छुट्टी तो हमारी 3 दिन की करते हैं, इंस्पेक्टर साहब करते हैं। नहीं 3 दिन का नहीं, जैसे किसी स्टूडेंट को आगे तैयारी करनी है, 1 महीने की लीव लेनी है, ट्रेनिंग पे जाना है, या फिर कहीं किसी विभाग में ज्वाइनिंग या फिर कुछ करना है, तो कप्तान साहब ही करते हैं। तो एक बात बताइएगा, कप्तान साहब क्या ये आप लोगों को जाहिर करते हैं कि आपको परमानेंट छुट्टी लेनी पड़ेगी, आप इस पोस्ट पर रहकर किसी दूसरी पोस्ट की तैयारी नहीं करते बड़े ओहदे की? छुट्टी का कोई, देखो छुट्टी लेनी है तो फिर आपका छुट्टी होंगी तो छुट्टी मिल जाएगी आपको, ठीक है। विभाग में जो प्रक्रिया है 6 महीने की छुट्टी से मिलती है इसमें एक बार में लीव की, बट वो मिलना ना मिलना वो अधिकारी के ऊपर होता है, वो दे ना दे वो उनके ऊपर है। या कहीं तक यहाँ पे आपकी सर्विस भी डिपेंड करती है कि आपका सर्विस का जो स्टेटस है वो कैसा है? मतलब जैसे कि आपकी अगर सर्विस अच्छी है, आपने काम अच्छा किया है, तो आपको लीव मिलने का चांसेस ज़्यादा रहता है? लीव मिलने के चांसेस बहुत कम होता है। अच्छा, यानी बहुत कम रहता है, एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। देखो पुलिस में ऐसी नौकरी है, इसमें काम तो हमेशा रहता है जी, तो लीव मिलने का चांस, बट ये है कि पेपर के लिए लीव मिल जाएगी तुम्हें, परमिशन है तो एग्जाम देना होगा तो लीव मिल जाएगी पक्का। सर जैसे कि ये सारे भाई अभी तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश दरोगा की, आप उस फील्ड में पहले से हैं, तो आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आप लोग जैसे कहीं पे भी पोस्टिंग होता है आपका, तो आपके ये देश के वासी हैं, ये आपके दुश्मन नहीं हैं, ठीक है ना? जैसे कि आपने देखा होगा दिल्ली में सिंधु बॉर्डर पे जो प्रोटेक्शन हो रहा है, जंतर मंतर पे होते रहते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में भी होते रहते हैं, ये आपके देश के नागरिक हैं, ये आपके दुश्मन नहीं हैं। ऊपर से आप लोगों को कानून व्यवस्था को भी बनाए रखना है, पॉलिटिकल प्रेशर को भी झेलना है, तो सारी चीज़ों को मैनेज करने की कहाँ से क्षमता आती है सर? मैनेज तो करना ही पड़ता है जी, क्योंकि ये उस फील्ड में उतरने वाले हैं, अभी उतरे नहीं है। 2021 में भगवान करे इनका सिलेक्शन हो जाए, ये आने जब उतरेंगे तो अपना सीख जाएंगे मैनेज करना, यानी कि वो ट्रेनिंग का जो पीरियड होता है उसमें सारी चीज़ें मतलब बना दिया जाता है। तो जैसा कि भाई साहब ने हमें बताया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भाई साहब ऑलरेडी सर्विस में हैं, अभी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है भाई साहब का यूपीएसआई 2021 में हो जाए और सारे भाइयों का ही हो जाए, मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ। लेकिन जो पेपर का पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो पेपर का पैटर्न में आप लोगों को करंट अफेयर से ना के बराबर पोर्शन में देखने के लिए मिल रहा है। मैं सच कह रहा हूँ सर? नहीं, उसकी जानकारी नहीं है। उसकी जानकारी नहीं है, आपने रिव्यू नहीं देखे हैं? रिव्यू देखे बट वो तो कह रहे हैं कि करंट आया है सर ना के बराबर। अगर जैसे आप लोगों के 40 हर पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जीएस का 40 क्वेश्चन का उठाऊं तो उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन से ज़्यादा है ही नहीं सर। भाई आप बताइए, आपने रिव्यू देखा होगा? जी मैंने एनालिस्ट देखा है, तो उसमें बताया जा रहा है 1 से 2 क्वेश्चन करंट के आ रहे हैं और 12 से 13 क्वेश्चन आपके संविधान से आ रहे हैं, लेकिन उसमें मूलभूत का कोई भी रेस नहीं है। और 1-2 उसकी हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं है, और जियोग्राफी से भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बात है कि संविधान से, पॉलिटिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आ रही हैं। और अगर सर मैं हिंदी के पोर्शन को उठाऊँ, हिंदी में रचनाएं, गद्यांश, पद्यांश, तत्माप, तत्सव और समास, ये सारे पोर्शन से क्वेश्चन हाँ, पर्यायवाची विलोम शब्द और आपके ये तत्सम तद्भव, ये हिंदी का सही आ रहा है पोर्शन। और हालांकि रचना भी आ रही है, कहानी भी आ रही है, नाटक भी आ रहे हैं, और हिंदी में 2-3 क्वेश्चन उसमें गद्यांश में भी छाटना भी पड़ता है, उसमें आंसर मिलते हैं। तो हिंदी भी ठीक आ रही है और रीजनिंग भी ठीक है। थोड़ा मैथ थोड़ा टाइम ले रहा है, और मैथ का अगर जिसका प्रैक्टिस होगा वो मैथ को क्रैक कर जाएगा। अच्छा, सारे भाइयों से मेरा एक क्वेश्चन है, अगर कोई अपना कोई सुझाव देना चाहता है, क्योंकि मैं यहाँ पे अब समाप्त करने वाला हूँ, कोई भी आप लोगों का कोई आइडिया है जिस पर गवर्नमेंट वर्क कर सकती है, तो आप अपना बता सकते हैं, कोई भी कैसा भी, किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी मुद्दे को लेके, पेपर पैटर्न को लेके कोई बताना चाहे तो भाई जी कुछ। अभी जैसे इन्होंने यूपी SSS का एग्ज़ाम कराया था,
तो इन्होंने कहा था कि वो जो भी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी आ रही है वो सेंटर की जो वैकेंसी है वो उसके अंदर आएंगी। बट यहाँ पे क्या है, यूपी ट्रिपल एससी भी उसी पैटर्न पे चल रहा है। बट अब ये जो वैकेंसी है ये यूपी ट्रिपल एससी ने नहीं निकाली। इन्होंने बोला कि उत्तर प्रदेश में ग्रुप सी की और ग्रुप डी की जो भी वैकेंसी होंगी वो यूपी ट्रिपल एससी, तो इसको भी यूपी ट्रिपल एससी के अंडर आना चाहिए। बट सर वो डिपेंड करता है ना, जैसे सेंट्रल में एनटी आ रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आ रही है, उसके अंदर सारी वैकेंसियाँ आएंगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट कनेक्ट कराती है। जैसे रेलवे हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, वो तो अब अपने आप में वैसे हो जाता है। एसएससी का सेक्टर हो गया, वो सेंट्रल के जितने अंदर आती है वो कराती है। लेकिन जैसे यूपी ट्रिपल एससी के जो अंदर आती है वो तो सर यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से ही होगी, उसमें इश्यू क्या है? अभी जैसे यूपी लेखपाल और राजस्व लेखपाल की वैकेंसी निकलती थी वो यूपी ट्रिपल एससी नहीं कराता था, बट अब वो इस ईयर से यूपी ट्रिपल एससी कराएगा। तो सर उसमें इश्यू क्या है, आप मुझे समझाइए। मेरा इशू ये है कि जैसे अभी इन्होंने उसके लिए कॉमन वो निकाला था, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट निकाला था, हाँ यूपी पैट के नाम से, तो ये भी यूपी ट्रिपल एससी को ही कराना चाहिए ना, ये वाला यूपीएसआई का जो पेपर है। हाँ बिल्कुल सर इसका वो टाइमिंग पीरियड थोड़ा सा पीछे का है ना, अगर इसकी हम बात कर लें, क्योंकि अभी जो आने वाली वैकेंसी है 2021 में 2022 में आएगी वो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू ही आएगी, या तो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आएगी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में चली जाएगी। अगर स्टेट की कोई वैकेंसी है तो वो स्टेट के अंदर ही आएगी, चाहे यूपी ट्रिपल एससी के आ जाए या अलग से कोई एजेंसी बना दी। टाइमिंग की बात कर रहे हो, बट अब जो पहले इन्होंने इंटरव्यू के बिहाफ पे वैकेंसी ली थी वो इन्होंने कैंसिल करके अब इन्होंने बोला कि वो अभी यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है कि वो वैकेंसी इन्होंने कैंसिल करके जो इनका 2015-16 वाली की बात कर रहे हैं आप, वो इन्होंने मेरिट बेस पे वैकेंसी हुई थी, जो इंटरव्यू के बिहाफ पे वैकेंसी होनी थी। मैं उसके मेरिट के बाद में ही तो इंटरव्यू, हाँ जी वो डायरेक्ट इंटरव्यू उसमें रिटर्न नहीं था, रिटर्न तो सर उसमें हाँ, भी नहीं था जी। हाँ तो वो इन्होंने कैंसिल करने के बाद अब वो इन्होंने बोला है कि वो वैकेंसी जो है वो रिटर्न के बिहाफ पे होगी, तो उन्होंने वो लास्ट वाला भी वो कैंसिल कर दिया। तो इसको करते तो क्या प्रॉब्लम था, अगर इसको यूपी ट्रिपल एससी में ला सकते थे ये। अच्छा, यानी कि भाई साहब का ये कहना है कि जो पिछली वैकेंसियां हैं जो पेंडिंग में पड़ी हैं तो उनको भी तो यूपी ट्रिपल एससी के अंडर लाया जा सकता है, ताकि जो स्टूडेंटों ने यूपी ट्रिपल एससी पास किया है उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और आने वाले समय में भाई साहब का ये भी क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि जो भी वैकेंसी आए यूपी पैट अगर जिन स्टूडेंट ने दिया है तो उसके अंदर ही आने चाहिए। भाई साहब कहाँ से आए? मुजफ्फरनगर। हाँ मुजफ्फरनगर भाई जी मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से। भाई आने में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या? बहुत प्रॉब्लम। सेंटर दूर पड़ा है? हाँ बहुत दूर है। अच्छा, क्या क्या दिक्कत है भाई जी? क्या किराए को लेके कोई इश्यू? किराए को लेके तो इशू नहीं है, लेकिन ट्रेन को लेके इशू है। अच्छा, बहुत ज़्यादा नहीं पा रही हैं ट्रेन मिल नहीं पा रही है। अब जैसे कि हम कल गए, बहुत दिक्कत हुई है। पहले दिल्ली गए, दिल्ली से फिर आगरा आ रहे हैं। अच्छा, तो बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। भाई साहब जब अगर पेपर पैटर्न की बात करूं, तैयारी की बात करूं, कैसी तैयारी भाई जी? अच्छा, मैं तो पेपर दे चुका हूँ। अच्छा, आप भाई का पहले दे पेपर चुके हैं? हाँ, पेपर आपका हो मेरा चुका है। पेपर? मैं कल दे के आया हूँ। कल देखा है भाई जी, थोड़ा रिव्यू बताइए कि हम लोग सत्य बोल रहे हैं। हम लोगों ने अभी सारे स्टूडेंट के साथ में डिस्कशन किया है कि हमारा जो पेपर पैटर्न आया है उसमें करंट अफेयर ना के बराबर पूछा जा रहा है। हाँ सत्य बिल्कुल, है ये? एकदम सत्य। अच्छा, और दूसरी बात करें, हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे कि साइंस का पोर्शन बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिल रहा है, क्या सत्य है? ये भी है, एक क्वेश्चन था लेकिन जी एक क्वेश्चन था, यानी कि ना के बराबर। ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है। सर ये लोग अभी हम लोग डिस्कशन और भी किया है हम लोगों ने कि जैसे रीजनिंग का पोर्शन था, रीजनिंग में जो क्वेश्चंस हैं जैसे एनालॉजी टॉपिक हो गया वो जीएस में मिक्स करके दिए जा रहे हैं, जीएस से मिक्स होके ही आते हैं, और मैथमेटिक्स में भी रीजनिंग के क्वेश्चन हाँ ये था, डाले जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ये है? ऐसा ही है, सेम है, ऐसा ही पैटर्न है। बिल्कुल। थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ बताना चाहें स्टूडेंट के लिए? अभी ये भाई अंदर जाना चाह रहे हैं, 10-20 मिनट में जो भी रिकॉल कर पाएँ आप। देखो, पॉलिटी से कोई क्वेश्चन जो याद आ रहा हो, जैसे संविधान से हो, आर्टिकल से हो, अनुच्छेद, संविधान संशोधन से हो, कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन? अब क्वेश्चन तो मेरे माइंड में याद नहीं है, नहीं कर लेकिन पा रहे। हाँ ये है कि पेपर बहुत अच्छा आ रहा है, ऐसा नहीं है इतना बेकार भी है। अच्छा, कुछ टॉपिक मैं आपको याद दिलाना चाहूँ, जैसे रीजनिंग का टॉपिक हो गया, कथन निष्कर्ष हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, पासा हो गया, घड़ी हो गया, कैलेंडर हो गया, इनसे क्वेश्चन देखने के लिए घड़ी कैलेंडर नहीं है, लेकिन बाकी सब है। अच्छा, पासे से क्वेश्चन है? बिल्कुल है। कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है? बिल्कुल है। एनालिसिस से? बिल्कुल। इन सारे क्वेश्चन से। डाटा इंटरप्रेशन का कितना क्वेश्चन आया था आपके पेपर में? दो जो क्वेश्चन। ग्राफ होते हैं ऊपर नीचे, दो उसमें से क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन निकाला जाता है। 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन, मतलब एक तो होता है सर बड़ा वाला एक क्वेश्चन दे दिया, उसमें अंदर 5 क्वेश्चन। नहीं, उसके अंदर 5 क्वेश्चन नहीं थे, बस 2 क्वेश्चन थे डाटा उसमें। इंटरप्रेशन में 2 क्वेश्चन थे, यानी कि डाटा इंटरप्रेशन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर मैथमेटिक्स की मैं बात करूं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रतिशत, रेशियो, एवरेज, ट्रेंड चाल, इन सब ये सब कुछ है, सब कुछ आ रहा है, सारे पूछे जा रहे हैं। जैसा कि भाई ने बताया, हम लोग रिव्यू आई थिंक हम लोग सोच रहे हैं इतना कि सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने भाइयों के साथ में जो डिस्कशन किया था, कल मैंने इसी सेंटर का रिव्यू निकाला था, तो उसी में सारी चीज़ें हम लोगों ने निकाली थी। भाई ने जो बताया था वो बिल्कुल सत्य बताया था, और भाई साहब की जगह भी हमने क्रॉस चेक कर लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे तमाम स्टूडेंट आ चुके हैं। थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, आइए इधर आइए।
मैडम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, अगर भगवान करे 2021 में आप सेलेक्ट हो जाएं तो आप प्रशासन में अभी जो कमियां देख रही हैं, चाहे हमारी बहनों की सिक्योरिटी को लेके हो या फिर कोई भी दिक्कत हो, तो किस फील्ड में आप काम करना चाहेंगे? एजुकेशन के फील्ड में एक कोई वर्क बता दीजिए जो भी आप मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करना, हाँ, लड़कियों के लिए शिक्षा। जैसा कि भाई साहबों से अभी हमने बात की, ये सारे लोग हमें बता रहे हैं कि पेपर का जो पैटर्न है जो सही आ रहा है, अभी इजी आ रहा है। तो क्या एक चीज़ बताइएगा, जो फर्स्ट शिफ्ट में जिन लोगों का पेपर हुआ है और लास्ट शिफ्ट में जिनका पेपर होगा, क्या नॉर्मलाइजेशन का कोई इफेक्ट पड़ता है स्टूडेंटों पर? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई। अच्छा, आपको नहीं लगता? जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ और लास्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ उसमें कोई डिफरेंट होता है क्या, कोई दिक्कत होती है? पहली बात तो मेरा एग्जाम अभी हुआ नहीं है, आज फिलहाल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा जी। उसका फर्क पड़ता है भाई क्या फर्स्ट शिफ्ट वाले जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं वो थोड़ा नॉर्मल टाइप में आते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसको शिफ्ट चेंज होती चली जाती है, स्टेप बढ़ाते चले जाते थोड़ा बढ़ाते चले जाएंगे, थोड़ी चेंजिंग होती चली जाती है वो। हमको जो आप पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो मेरे को एग्जाम को लेकर बस यही एक राय देनी है कि थोड़ा टाइम कंजप्शन की जो बात आती है वहाँ थोड़ा उनको एक्स्ट्रा देना चाहिए। जहाँ जैसे 160 क्वेश्चन हैं तो वहाँ अप्रॉक्स एक क्वेश्चन के लिए 40 सेकंड्स मिल रहे हैं, लेकिन उसमें नहीं है। एनटीए भी 52 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए देता है, तो हमको शायद देना चाहिए कि एक क्वेश्चन के लिए 50 सेकंड तो कम से कम होना चाहिए। यानी कि एकदम भाई साहब ने एकदम जेन्युइन टॉपिक उठाया है कि आपको टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा, या तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन को घटा सकते हैं या थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन अपनी आ जाती है। जी जी, क्योंकि एस लेवल से कर रहा है ना ये, तो उसके लिए टाइमिंग बहुत कम होती है, तो उसके लिए टाइमिंग भी उसी अकॉर्डिंग रखनी चाहिए जिस अकॉर्डिंग की क्वेश्चन वो अपने हिसाब से रख रहे हैं। तो बच्चे को टाइमिंग भी मैक्सिमम कम से भी कम एक मिनट तो होना ही चाहिए, यानी एक क्वेश्चन के लिए कम से कम 1 मिनट होना चाहिए। और भाई साहब एक चीज़ बताइएगा, पढ़ना भी है, सोचना भी है जी, उसके बारे में। हो सकता है नॉलेज कम हो तो मतलब इसलिए तो कुछ सिस्टम पे लेके भाई साहब कोई प्रॉब्लम आती है? आप लोग डिस्कशन किया होगा अपने दोस्तों को लेके, पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, अधूरा क्वेश्चन दिख रहा है, कोई क्वेश्चन थोड़ा सा पीसी हैंग कर रहा है, ऐसी कोई आपके ग्रुप में? नहीं, देखो जरा ऐसा एक ये हो सकता है कि कोई बंदा है जैसे